मेरा नाम नीतू है। मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर मेरी जिंदगी में अचानक एक ऐसी हवा का झोंका आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। ये वह इंसान था जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे प्यार करने वाला इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि प्यार करने का दिखावा कर रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्यार के नाम पर सामने वाले इंसान को इतने दर्द और तकलीफ देते हैं कि वह टूट कर ही रह जाता है। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मैं स्कूल में टीचिंग करती थी। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा की भी गवर्नमेंट जॉब थी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे। एक बहन की शादी हो चुकी थी। अब शादी का नंबर मेरा ही था, मगर मैं अभी जॉब करना चाहती थी। अभी फिलहाल मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शादी करने के अरमान मेरे दिल में जागते रहते थे। लोगों को देखती थी जब शादी करते हैं, तो शादी के बाद के उनके कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बड़े खुशहाल और यादगार दिन होते हैं। अब मेरे दिल में यही ख्वाहिश रहती थी कि मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने पति के साथ कुछ ऐसे ही यादगार पल गुजारूंगी। लेकिन पहले तो मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। फिलहाल मैं अपनी जॉब पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे अपनी जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी। गवर्नमेंट जॉब के लिए इंसान को काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। स्कूल से आने के बाद मैं शॉपिंग करने के लिए चली जाती थी। मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझ पर रोक टोक नहीं लगाई थी। हमेशा मेरे घर वाले मुझे वही करने दिया करते थे जैसा करने का मेरा मन करता था, क्योंकि सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, मगर हम लोग पिछले 2 सालों से अपने अलग घर में रह रहे थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। भैया की शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी थी। मेरी होने वाली भाभी बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी। भैया ने ही उन्हें पसंद किया था। भैया की पसंद अच्छी थी, इसलिए वह हमें भी पसंद आ गई थी। और फिर फाइनली भैया की शादी का दिन भी आ गया था। हम लोगों ने मिलकर खूब एंजॉय किया था। भाभी विदा होकर हमारे घर आ गई थी। कुछ दिनों बाद हमारे घर से मेहमान भी चले गए थे और फिर हम लोग डेली रूटीन पर आ गए थे। मैंने भी अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया था और भैया ने भी अपने हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया था। मेरी बहन भी अपने ससुराल को वापस चली गई थी। घर पूरी तरह से खाली हो गया था। घर में सिर्फ मम्मी और भाभी रहा करती थी। भाभी के आ जाने से हमारे घर का माहौल बहुत खुशी का था। भाभी बहुत संस्कारी थी। मम्मी-पापा का बहुत कहना मानती थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी, मुझे बिल्कुल बहनों की तरह प्यार दिया करती थी। मैं अपनी भाभी को देखकर यही सोचती थी कि मेरा भी ससुराल होगा तो मैं भी इसी तरह से अपने ससुराल वालों पर प्यार लुटाया करूंगी, उनकी सेवा किया करूंगी। जिस तरह मेरी मम्मी-पापा भाभी की तारीफ करते-करते नहीं थकते, इस तरह मेरे सास-ससुर भी मेरी तारीफ किया करेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी कोई तारीफ करता है, और तारीफ भी इंसानों को तभी मिलती है जो इसको पाने का हकदार होता है। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं काफी देर तक स्कूल के गेट पर खड़ी रही थी, मगर अभी तक मेरा ड्राइवर मुझे लेने के लिए नहीं आया था। हमारे घर का अपना ही ड्राइवर था, जो रोज मुझे सुबह स्कूल छोड़कर भी जाता था और शाम में लेने के लिए भी आ जाया करता था। मगर आज ड्राइवर कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका था। मैंने ड्राइवर काका को कॉल की तो उन्होंने कहा, मैडम जी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ, आप परेशान ना हो, कुछ देर के लिए स्कूल में ही बैठकर मेरा इंतजार करें, मैं जल्द ही गाड़ी ठीक करवा कर ले आता हूँ, या फिर आपके लिए दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करवा देता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, नहीं नहीं काका, आप परेशान नहीं हो, मैं टैक्सी करके घर आ जाऊंगी। काका कहने लगे, मैडम कैसी बातें कर रही हो, आपको टैक्सी करके घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने काका से कहा था, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से गाड़ी ठीक करवाइए, मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी। मैंने काका को तसल्ली दे दी थी और फिर मैं स्कूल के गेट से आगे बढ़कर टैक्सी बुलाने लगी थी, मगर कोई भी टैक्सी वाला रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे इधर के रास्ते से तो टैक्सी नहीं मिल रही है, मुझे आगे चलकर देखना चाहिए कि शायद आगे से मुझे कोई टैक्सी वाला मिल जाए। मैं यही सब सोचते हुए रोड क्रॉस कर रही थी
कि तभी अचानक मेरी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। मैं गिर गई थी और मेरे हाथ से मेरा बैग भी साइड में जाकर गिर गया था। अचानक ट्रैफिक जाम हो गया था। चारों तरफ भीड़ लग गई थी। लोग परेशान हो गए थे कि मुझे चोट तो नहीं लग गई। जो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने झटपट गाड़ी का दरवाजा खोला और वहां दौड़ते हुए मेरे पास आए और कहने लगे, सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने भी उनसे सॉरी बोला और कहा कि कोई बात नहीं, दरअसल मेरे ड्राइवर काका की गाड़ी खराब हो गई है, वह रास्ते में उसे ठीक करवा रहे हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। बस मैं यही सब सोच रही थी कि यही सोचते हुए रोड क्रॉस कर रही थी। तभी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा माइंड तो ड्राइवर काका की तरफ डाइवर्ट था। आपकी गाड़ी से टक्कर होने में मेरी भी गलती है, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मेरी ऐसी बात सुनकर ना जाने क्यों उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। गाड़ी के अंदर से एक जवान लड़का निकला था और एक और लड़का था, लगभग 17-18 साल का, और एक उम्र दराज औरत थी। शायद वह उन दोनों लड़कों की माँ थी। इन दोनों ने बार बार मुझसे यही कहा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। मगर मैं अनजान लोगों के साथ बैठकर कहीं भी नहीं जाती थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि वह आंटी बार बार मेरी फिक्र कर रही थी। बार बार मुझसे कह रही थी कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। चलो हम तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलते हैं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे घर भी ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा था, सो स्वीट ऑफ यू आंटी, मगर मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, तो मेरे पैर में अचानक दर्द होने लगा। शायद मेरे पैर में मोच आ चुकी थी। उस लड़के ने झट से मुझे थाम लिया। उसने मुझे अपना नाम अतुल बताया था। वह इस औरत का बड़ा बेटा था, देखने में काफी स्मार्ट था। उस लड़के की माँ ने कहा, बेटा तुम प्लीज हमारे साथ चलो ना, हम तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी, बस मैं टैक्सी से अपने घर चली जाऊंगी। वह लड़का कहने लगा, आपको हमारी हेल्प की शायद जरूरत नहीं है, मगर मुझे भी आपकी फिक्र हो रही है। चलिए, आपको हमारे साथ में जाना पसंद नहीं तो फिर हम आपको टैक्सी ही करवा देते हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप टैक्सी बुला लीजिए। उसने एक टैक्सी वाले को रोका और मुझे हाथ पकड़कर उसमें संभल कर बैठने के लिए कहा। लड़के की माँ मेरे करीब आई और कहने लगी, अच्छा तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, ताकि तुम अपने घर जाओ तो मैं तुम्हारे हालचाल ले सकूं। वह आंटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मेरी आदत थी कि जो लोग मुझसे अच्छे बिहेवियर से बात करते थे, मैं उनकी दीवानी हो जाती थी, उनकी बातों में गुम हो जाती थी। इसलिए मैंने उनको अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। मैं जब घर पहुंची और मेरे पापा ने जब मुझे टैक्सी से घर आते हुए देखा, तो उन्होंने ड्राइवर पर बहुत चिल्लाया था। मैंने पापा से कहा था, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी गलती की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मगर मुझे कहीं चोट नहीं आई है। वहाँ फैमिली बहुत अच्छी थी, उन लोगों ने मुझे आराम से टैक्सी करवा दी थी। पापा कहने लगे, चलो अच्छा है, तुम्हारा सामना अच्छे लोगों से हुआ है, वरना इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की मदद भी किसी मतलब के लिए करते हैं। मैं अपने कमरे में आ गई थी, तो थोड़ी देर के बाद ही मेरे नंबर पर किसी के मैसेज आना शुरू हो गए थे। मैंने जैसे ही अपना मोबाइल चेक किया, तो मैंने देखा कि ये वही गाड़ी वाला लड़का अतुल था। उसने मैसेज में लिखा था, मुझे आपकी फिक्र हो रही है, आप ठीक से अपने घर पहुंच गई हो या नहीं? मैंने उसे बता दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर ना जाने क्यों वह मैसेज करके मेरी बहुत फिक्र करता था। उसकी मम्मी ने भी मुझे कॉल करके मेरी खैरियत मालूम की थी। मैंने उनको भी बता दिया था कि मैं ठीक हूँ और सही सलामत अपने घर पहुंच गई हूँ। और बस उसी दिन से मेरी और अतुल की बातचीत होनी शुरू हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम होने लगे थे। लेकिन उससे पहले हम दोनों की दोस्ती हुई थी। अतुल ने कहा था कि उसकी फैमिली को मैं बहुत पसंद हूँ, वह मुझसे शादी करना चाहता है और उसकी फैमिली चाहती है कि वह मुझे अपने घर की बहू बनाए। मैं तो बहुत खुश हुई थी। मैं भी तो शुरू से ही ऐसे ही प्यार की तलाश में थी, जो मुझसे बहुत प्यार करे और सब कुछ छोड़कर मुझे ही सिर्फ और सिर्फ अपना समझे। अतुल में मुझे ही वही अपनापन नजर आता था। मैंने उसके बारे में जब अपने घर पर बताया, तो मेरी फैमिली में अतुल को लेकर कुछ खास अच्छा रिएक्शन नहीं थे, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी, हम सभी काबिल थे और हम लोग अच्छा कमाते थे।
लेकिन अतुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था और एक मामूली सी जॉब करने वाला लड़का था जो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये महीना ही कमाया करता था, जबकि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी और मेरी सैलरी 80,000 रुपये थी। हमारी पूरी फैमिली मिलकर काफी सारे पैसे कमाते थे। मेरे पापा और भैया तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। लेकिन जब मैंने बताया कि मैं अतुल को पसंद करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मेरी मर्जी और पसंद के खातिर मेरे पापा मेरी शादी वहाँ करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा सिर्फ उन्होंने मेरी खुशी के खातिर किया था, वरना मेरे तो काफी सारे रिश्ते चल रहे थे जो एक से एक अच्छे और अमीर परिवार के रिश्ते थे। लेकिन मुझे धन दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे तो प्यार चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ अतुल का। और अपनी बेटी की खुशी की खातिर उन्होंने अपनी बेटी की मोहब्बत को जिता दिया था और मेरी शादी खुशी-खुशी अतुल के साथ कर दी थी। मेरे पापा ने मुझे ढेर सारा दहेज दिया था। अतुल मेरे साथ शादी करके बहुत खुश था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और अतुल के साथ शादी के बाद के वह हसीन पल गुजार रही थी, जिसके सपने मैं अपनी आंखों में अतुल के साथ न जाने कब से देख रही थी। और उसके साथ मेरी हसीन जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी और अच्छे से तैयार हुई, तो मैं किचन में आ गई। देखा तो मेरी सास मेरे लिए नाश्ता लगा रही थी। उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी, तो मेरे लिए ढेर सारी वैरायटी का नाश्ता रख दिया गया था। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, नाश्ता करो बेटा, ये सारा नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने उनसे कहा था, मम्मी जी, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हुई? उन्होंने मुझसे कहा, नहीं बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आखिर तुम्हारी आज इस घर में पहली सुबह है। मुझे सास तो बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसा ख्याल रखने वाली मिली थी। मेरा देवर भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक हरकत बहुत अजीब थी। वह मुझे बड़ी गौर-गौर से देखता था। मेरी शादी का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा था, मगर अगले ही दिन मेरी सास ने कहा कि मुझसे घर के काम नहीं होता, मुझसे किचन नहीं संभाला जाता। अब या तो तुम किचन संभालो या फिर अपने बाप से कहो कि कोई नौकरानी भेज दे। अपनी सास की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि अब उनके बात करने का भी अंदाज पूरी तरह से बदल चुका था। अब मैं घर के सारे काम किया करती थी। मेरी सास ने मुझे नौकरानी समझ लिया था। इतने सारे काम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए थे, जितने इस घर में आने के बाद करने पड़ रहे थे। सारा दिन मैं थक कर चूर हो जाया करती थी। मेरी सास, जो पहले इस घर को संभालती थी, वह आज एक चीज को भी इधर से उधर उठाकर नहीं रखती थी। बस बैठे-बैठे हुक्म चलाती रहती थी। और अतुल यह सब कुछ खामोशी से देखते रहते थे। मैंने एक बार अतुल से शिकायत भी की थी कि आपकी मम्मी मुझे बहुत काम बताती है, मैं बहुत थक जाती हूँ। अतुल ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा था, मेरी माँ के बारे में कोई बात मत कहना। अगर तुमसे घर के काम नहीं होते, तो नौकरानी दहेज में लानी चाहिए थी। जैसी जिंदगी तुमने वहां गुजारी है, ऐसी जिंदगी हम तुम्हें नहीं दे सकते। अगर तुम अपने मायके जैसी ही जिंदगी गुजारना चाहती हो, तो अपने बाप से कहो कि इस घर में भी तुम्हारे घर जैसे ही फैसिलिटी मौजूद करवा दे। अपने पति का ऐसा बदलता हुआ बिहेवियर देखकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक बात पर मैं बहुत हैरान थी। मेरा देवर जवान हो रहा था। ना तो वह कोई काम करता था और ना ही पढ़ाई-लिखाई करता था। सारा दिन घर में रहकर मोबाइल चलाता रहता था और मेरे कमरे की ताका-झाकी करता रहता था। मुझे अपने ससुराल का माहौल इस मामले में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा पति भी अभी तक नौकरी पर नहीं गया था। कई दिन हो गए थे। मैंने एक दिन अतुल से कह दिया था कि आप नौकरी कब जॉइन करोगे? हमारी शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे पति ने मुझसे एक बड़े ही अजीब बात कही थी कि जब तुम नौकरी करती हो, तो फिर मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, आपका क्या मतलब? मेरा पति कहने लगा, तुम शादी से पहले टीचिंग करती थी ना, तो अब भी करना। मैंने कहा, लेकिन तुमने तो एक बार मुझसे कहा था कि शादी के बाद तुम मुझे नौकरी नहीं करने दोगे। मैं बहुत थक जाती हूँ। शादी के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार ही प्यार करोगी। मेरा पति कहने लगा, तो मैं तुमसे अभी थोड़ी ना लड़ाई कर रहा हूँ। मेरा जो कुछ है, वह तुम्हारा है और तुम्हारा जो कुछ है, वह मेरा है। तुम जो पैसे कमा कर लाओगी, वह मेरे ही तो होंगे ना, तो फिर मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? इस तरह घर चल जाएगा। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन शादी के बाद मैं जॉब करूँगी, तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे?
मेरा पति कहने लगा, शादी से पहले भी तो तुम जॉब करती थी ना, तब तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, जबकि तुम्हारे मायके के हालात भी बिल्कुल ठीक थे। हम मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ रहकर अगर तुम नौकरी करोगी तो इसी तरह हम दोनों का घर चलेगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम मुझे सुकून भरी जिंदगी दे सको। मैं कोई नौकरी नहीं करता, बस लोगों को कोई ना कोई नई स्कीम बताकर उन्हें बेवकूफ बनाता हूँ। इसी काम में मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। अब तुम्हें नौकरी करनी होगी और अपनी सैलरी मेरे हाथ पर लाकर रखनी होगी। अपने पति की बात पर मैंने हंगामा करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी असल हकीकत ये है। मेरा पति कहने लगा, अब तो तुम भी हमारी जिंदगी में शामिल हो गई हो, और वैसे भी तुम बड़े घर की हो, इसलिए तुम्हारे सपने भी बड़े बड़े होंगे। तो तुम नहीं चाहती कि ससुराल में आने के बाद तुम्हारे सपने पूरे हो? मैंने अपने पति से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे जैसे भी हाल में रखोगे मैं खुश हूँ। मुझे धन दौलत से ज्यादा तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मेरा पति कहने लगा, लेकिन नौकरी तो तुम्हें करनी ही होगी। मेरे पति ने जबरदस्ती मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगा, अगर नौकरी नहीं की तो तुम्हारा इतना बुरा हाल किया जाएगा कि तुम मौत के लिए दुआएं मांगोगी। मेरे पति ने जब मुझे इतनी बुरी तरह से डराया धमकाया तो मैं नौकरी करने पर मजबूर हो गई थी। मैं इसकी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। मैंने अगले दिन से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। मैंने स्कूल में टीचिंग करना दोबारा से शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी मुझे अपनी नौकरी छोड़े हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। बस मैंने कुछ दिनों की छुट्टियां कर ली थी। इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होने लगा था। मेरा पति खुद मुझे सुबह स्कूल छोड़कर आता था और छुट्टी के टाइम पर भी मुझे खुद ही घर लेकर आता था। एक दिन यह सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और मैं घर के कामों में बिजी थी, जब मेरी सास ने कहा, ये घर हमें बड़ा छोटा लगता है। बहू बेचारी क्या सोचती होगी कि उसकी शादी कितने छोटे घर में हुई है, जबकि वह खुद इतने बड़े बंगले की रहने वाली है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं सोचती। मैं तो आप लोगों के साथ इस घर में भी खुश हूँ। मेरी सास कहने लगी, हाँ बेटा, हम जानते हैं तुम ऊपर के मन से ऐसी बातें कर रही हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरी सास कहने लगी, हाँ, मगर मेरे बेटे की तो तमन्ना थी कि वह बड़े से बंगले में रहे। हमें तो लगा था कि दहेज में तुम्हारे पापा तुम्हें प्रॉपर्टी भी देंगे, मगर तुम्हारे पापा ने तो सिर्फ थोड़ा सा दहेज देकर ही तुमसे पीछा छुड़ा लिया। अपनी सास की इस बात पर अचानक मैंने उन्हें चौंक कर देखा था कि वह क्या कह रही थी। मुझे देखकर मेरी सास खामोश हो गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा से उन्होंने यही टॉपिक छेड़ा था। मेरी सास बार बार मेरे सामने यह बात दोहरा रही थी, अतुल बहुत परेशान है। हमें तो लगा था हम अमीर घर की बहू लाकर अपने फाइनेंशियली हालात ठीक कर लेंगे, मगर हमारी बहू तो किसी काम की नहीं है। मैंने अपनी सास की बात पर गौर करते हुए अपने पति से पूछा, अतुल तुम परेशान हो? क्यों परेशान हो? तो अतुल कहने लगा, दरअसल मैं अपना अलग बिजनेस सेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कब अपना नया बिजनेस सेट कर रहे हैं? वैसे तो मैं कोई नौकरी नहीं करता, क्योंकि मुझे दूसरों के यहाँ नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है अपना बिजनेस सेट करने के लिए। तुम्हें पैसों का इंतजाम करना होगा। मैंने कहा, क्या? मेरा पति कहने लगा, पैसे तो तुम्हें लाकर देने ही होंगे, क्योंकि मैं कब तक तुमसे नौकरी करवाता रहूंगा। अगर तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी है तो तुम्हें मुझे बिजनेस करवा कर देना होगा। मैंने कहा, अतुल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कहाँ से पैसों का इंतजाम करके दूं? तो मेरे पति ने कहा, मुझे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है और मुझे तुम वो 2 करोड़ रुपए लाकर दे सकती हो। मैंने कहा, तुम ये कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? भला मैं इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करूंगी? मेरे पति ने कहा, तुम अपने बाप के घर जाओ और उनसे कहो, वह तुम्हें इतने पैसे देगा। आखिरकार इतने अमीर बाप की बेटी हो। हमने तुमसे दहेज में ज्यादा कुछ लिया भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा बाप दहेज में 2-4 गाड़ियां, अपनी प्रॉपर्टी और कुछ कैश देगा, मगर उसने तो खाली हाथ ही तुम्हें हमारे घर भेज दिया है। अब तुम जाकर इन सारी चीजों की डिमांड करो, बल्कि तुम बस 2 करोड़ रुपए की बात कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। अपने पति की ऐसी बातों पर मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी समय उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं,
मैं उसकी यह हरकत पहले नहीं जानती थी कि वह इतना लालची इंसान है। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और कहने लगी, देखिए ना मम्मी जी, अतुल को क्या हो गया है। ये कहते हैं कि मैं अपने घर जाकर 2 करोड़ रुपए लेकर आऊं। मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगी आप लोगों के बारे में, कि शादी से पहले तो आप लोग अपने घर की बड़ी बड़ी तारीफ करते थे, कहते थे कि मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रही हूँ। तो फिर अब मैं कैसे उन लोगों से आपके लिए पैसे मांगू, वह भी पूरे 2 करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। मेरे पति ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारे घर वालों के लिए इतनी बड़ी रकम देना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने पैसे देना तो उनके लिए मामूली सी बात है। मेरी सास कहने लगी, कल ही तुम अपने मायके जाओगी और अपने बाप से जाकर कहोगी कि मेरे पति के बिजनेस के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैंने अपनी सास से कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी सास बोली, अरे, हम तुम्हें इस दिन के लिए तो अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, और हमारा बेटा बिजनेस करेगा तो सबसे ज्यादा फायदा तो तुम ही उठाओगी ना। मैंने अपनी सास से कहा, नहीं मम्मी जी, मेरा पति अभी जितना कमाता है मैं उसी में खुश हूँ, और मैं भी तो जॉब करती हूँ ना। आप लोगों के कहने के खातिर मैंने भी जॉब करना शुरू कर दिया है। हाँ, मैं इतने जरूर कर सकती हूँ कि मैं अतुल की अपने पापा के ऑफिस में जॉब लगवा सकती हूँ। कुछ मैं कमाया करूंगी, कुछ अतुल कमाया करेंगे। इसी तरह हम लोगों की जिंदगी गुजर जाएगी। तभी मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे बाप के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मुझे नौकरी करनी होती तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। मुझे अपना कारोबार करना है। तुम क्या चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी मिडिल क्लास रहकर गुजार दूं? मैं एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर तुम तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही हो। मैंने कहा, तो क्या तुमने इसलिए मुझसे शादी की थी कि तुम मुझे पैसे बनाने वाली मशीन समझ सको? मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए अपने मायके में जाकर तुम्हें पैसे ला कर दूं, तुम्हारे लिए नौकरी करूं? तो वह कहने लगा, हाँ हाँ, मैंने इसीलिए तुमसे शादी की थी, वरना मेरे लिए तो बहुत सारी लड़कियां हैं। अतुल की ऐसी बात सुनकर मेरा दिल चूर चूर होकर रह गया था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बात कह दी थी। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, अब तो मैं नौकरी भी नहीं करूंगी और तुम्हें अपने पापा से पैसे भी लाकर नहीं दूंगी, बल्कि अभी और इसी वक्त मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी, फिर तुमसे जो किया जाए तुम वह कर लेना। मैं ये कहकर घर से बाहर निकलने के लिए पलटने ही लगी थी कि मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, नौकरी पर तो तुम जाओगी, मगर मैं अपने पति से बहस पर उतर आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नौकरी नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ और तुम्हें मेरी हर जिम्मेदारी उठानी होगी, एक पत्नी की तरह। तुम इतनी घटिया इंसान निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। शादी से पहले तो तुम बहुत अपनी मोहब्बत के दावे किया करते थे और कहते थे कि शादी के बाद तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। तुम मुझे खुश नहीं रख रहे, बल्कि मुझसे अपनी खुशी की उम्मीद लगा रहे हो। मेरी सास भी मेरे करीब आई और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी, अगर ऐसा ही है तो आज से तेरा खाना पीना बंद, और तुझे किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुझे कमरे के अंदर कैद करके रखा जाएगा। हम भी तो देखें कि तू हमारे साथ क्या कर सकती है। मेरी सास ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मैं भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रहती थी और अपनी किस्मत को रोती रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि अतुल के प्यार भरे चेहरे के पीछे एक खूंखार जानवर छुपा हुआ है। यह लोग कितने मतलबी लोग थे, जिन्होंने मुझे अपने घर की बहू इसलिए बनाया था ताकि इन लोगों का घर मेरी वजह से चल सके और यह लोग मिडिल क्लास लाइफ से लग्जरी लाइफ गुजार सके। मगर मैंने सोच लिया था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं अपने घर वालों से जाकर पैसे नहीं मांगूंगी, बल्कि उन्हें किसी भी तरह अपने पति के बारे में सब कुछ बताऊंगी। मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता हो। पहले ही मेरे पेरेंट्स मेरी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। वह लोग तो सिर्फ मेरी खुशी की खातिर ही अतुल से शादी करवाने पर तैयार हुए थे। अब उन्हें पता चलेगा कि मेरी चॉइस गलत थी, तो वह लोग क्या सोचेंगे। इस बंद कमरे के अंदर मेरी कोई खबर भी लेने नहीं आता था। अब 3-4 दिन मुझे इस तरह से भूखे प्यासे गुजर गए थे। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती थी। एक दिन अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि एक अनजान मर्द कमरे के अंदर चलता हुआ आ रहा था। मैंने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो और कमरे के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो?
वह आदमी अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर चुका था। यह सब देखकर मुझे घबराहट सवार होने लगी थी। मैं उसके करीब गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे बाहर जाने दो। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? धीरे धीरे उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार उससे कह रही थी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं चीख-चीख कर अपनी सास, देवर, अपने पति को आवाज लगा रही थी कि प्लीज मुझे इस आदमी से बचा लो। यह आदमी कौन है? ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मगर मेरी चीखों की आवाज उन लोगों को जा तो रही थी, मगर उन लोगों ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। उसने कहा था कि मैं तो तुम्हारी पूरी कीमत वसूलूंगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। आखिरकार तुम्हारे पति को तुम्हारी अच्छी खासी कीमत दी है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे ही पति ने मेरी इज्जत का सौदा कर लिया था। इस तरह वह मर्द मेरी इज्जत के साथ खेलकर जा चुका था। अभी इन लोगों ने मेरी आत्मा पर कम जख्म नहीं लगाए थे। अभी तो जख्म लगने और बाकी रह गए थे। अगली बार कमरे के अंदर आने वाले इंसान को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। मैं उसके कदमों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इस कमरे से निकाल दो। मगर वह भी एक शातिराना मुस्कुराहट हंसने लगा और उसने भी मेरे साथ वही सब कुछ किया जो वह अनजान आदमी करके जा चुका था। इसकी उम्र अभी कम थी, मगर इसने भी मेरा फायदा उठाया था। इस परिवार का हर एक मेंबर इंसान नहीं बल्कि दरिंदा था, जिसने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। इन लोगों ने मुझे इस कमरे में पूरी तरह से कैद करके रख दिया था। कमरे के अंदर हर रोज एक मर्द आता था और वह मेरी इज्जत के साथ खेलकर चला जाता था। बाकी यह लोग कमरे का दरवाजा नहीं खोलते थे। खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ बंद कर दिया गया था। अब मुझे इस बंद कमरे में रहते हुए काफी दिन गुजर गए थे। हाँ, इतना जरूर था कि यह लोग अब मुझे खाना देने लगे थे। मेरी जिंदगी तो ऐसे गुजर रही थी जैसे मैं मौत के बिल्कुल करीब आ चुकी हूँ। मेरा पति हर बार कमरे के अंदर आकर मुझसे पूछता था, अपने बाप से पैसे लेकर आओगी या नहीं? लेकिन मैं उसे हर बार इनकार कर दिया करती थी। वह मुझे खूब मारता था। वह हर एक नए मर्द को जब कमरे के अंदर भेजता था, तो अपनी मनचाही कीमत वसूल लिया करता था और फिर उन लोगों को कमरे के अंदर भेज देता था, जो मेरी इज्जत के साथ खेलते थे। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत महसूस होने लगी थी। जिससे मैंने प्यार किया था, वही मेरा इतना बड़ा दुश्मन था। ये मैं नहीं जानती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को कभी माफ नहीं करूंगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। यह सब कुछ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। जब मेरा पति खाना लेकर कमरे में आया, तो मैंने रोते हुए अपने पति से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं इसके लिए कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज मुझे जबरदस्ती अपने पति से झगड़ा करना था। मेरा पति कहने लगा, तुमने नौकरी करने से भी मना कर दिया। तुमने मुझे भी पैसे नहीं ला कर दिए। अब हम लोगों ने तो शुरू से ही मेहनत नहीं की। इसी तरह से लोगों को किसी न किसी काम में बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते रहते हैं। तुम हमारी बात अभी भी मान जाओगी तो काफी बेहतर रहेगा। मैंने उस दिन भी अपने पति की बात मानने से इनकार कर दिया था, तो मेरे पति ने मुझे मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। अब मेरे पति ने मेरे सर पर इतनी जोर से डंडा मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी। शायद मेरी सांस भी चलना बंद हो गई थी। जब मेरी सास कमरे में आई और उन्होंने देखा कि मैं बेहोश पड़ी हुई हूँ और मेरे सर से बहुत खून बह रहा है, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? अगर यह मर गई तो हम इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? मेरा पति बहुत गुस्से में था। मेरी सास ने मुझे छूकर चेक करने की कोशिश की, तो वह कहने लगी, इसकी सांस नहीं चल रही है। मेरी सास तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उन्होंने कहा, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चलो। वह लोग मुझे जल्द से जल्द लेकर अस्पताल चले गए थे। मेरी सास ने कहा था, होश में आने के बाद अगर उसने सब कुछ बता दिया तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, और अगर यह मर गई तो हमारा फायदा होगा। मेरी सास कहने लगी, लगता तो यही है कि यह बचेगी नहीं। अगर इसके घर वाले कुछ पूछेंगे तो उनसे यही कहना है कि यह सीढ़ियों से गिर गई थी। वह लोग जब गाड़ी चलाते हुए बातें कर रहे थे, तो मैं उनकी बातों को सुन रही थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से उस घर से बाहर निकलना चाहती थी। इन लोगों ने सोचा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि इन्होंने मुझ पर सख्त पहरे लगा दिए थे। न मेरे पास मोबाइल था जिसके थ्रू मैं किसी से बात कर सकती थी, और न ही यह लोग कमरा खोलते थे।
मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक ली थी ताकि इन लोगों को लगे कि मेरी कंडीशन बहुत सीरियस है। ये लोग घबराते हुए मुझे अस्पताल लेकर जा रहे थे। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, तो यह मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। इस समय जब मेरे पास डॉक्टर मेरा चेकअप करने के लिए आई, तो डॉक्टर ने मेरी सास और मेरे पति को कमरे से बाहर निकाल दिया था। मेरे सर से बुरी तरह से खून बह रहा था। डॉक्टर को भी यही लगा था कि मेरी कंडीशन बहुत सीरियस है। मेरी कंडीशन थी तो बहुत सीरियस, मगर मैं होश में थी और मैंने जानबूझकर ऐसी एक्टिंग की थी जैसे मैं मरने वाली हूँ। मैं अब डॉक्टर के साथ बिल्कुल अकेली थी। मैंने देखा कि जब सब लोग जा चुके हैं तो मैंने जल्दी से डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और उनको अपने ससुराल वाले के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने डॉक्टर से कहा था, ये लोग इसी तरह से बिजनेस करते हैं। मैंने इनको अपने मायके से पैसे लाकर नहीं दिए, तो इन लोगों ने मेरी इज्जत का सौदा करके पैसे कमाने शुरू कर दिए। मैं डॉक्टर के आगे फूट-फूट कर रो रही थी। डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने सारी बात पुलिस को बता दी थी और मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने ही मेरे ससुराल वालों से जाकर कह दिया था कि आपकी बहू के दिमाग पर गहरी चोट लगी है। इस वजह से वह कोमा में चली गई है और आप लोग तो जानते हैं कि कोमा में जाने वाला इंसान इतनी जल्दी वापस नहीं आता। यह बात सुनकर अचानक मेरी सास और मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे पति ने कहा, मेरी पत्नी कब तक ठीक होगी? डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी को ठीक होने में अभी काफी टाइम लगेगा। जब तक हमें उन्हें अस्पताल में ही रखना होगा और अगर इस बीच पेशेंट को होश आ भी जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ याद न रहे, उसकी याददाश्त चली जाए। ये बात सुनकर तो मेरे पति और मेरी सास मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन लोगों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम अपनी पेशेंट को घर ले जाएं। डॉक्टर कहने लगा, नहीं नहीं, आप इनको घर नहीं लेकर जा सकते। हम इनका इलाज यही करेंगे क्योंकि घर में वहाँ फैसिलिटीज मौजूद नहीं होती जो हॉस्पिटल में होती है। मेरी सास ने मेरे पति से कहा था, इससे यहीं पर रहने दो। डॉक्टर ने तो ये कहा है, अगर यह ठीक हो भी गई तो इसे कुछ याद नहीं होगा। इसका मतलब कि यह हमारे बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकती। मगर मेरा इलाज करने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब उन लोगों ने मेरे घर वालों को फ़ोन मिलाया था और उनसे कहा था कि नीतू सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से उसके दिमाग पर गहरी चोट लग गई है। तो मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान हो गए और जल्दी से हॉस्पिटल आ गए थे। मेरे भैया भी खुद एक सर्जन डॉक्टर थे। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की तो मेरे भैया को सारी सच्चाई पता चल गई थी। भैया ने कहा था कि अब हम लोग ऐसा प्लान बनाएंगे कि तुम्हारे ससुराल वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं कई दिन तक अस्पताल में रही थी। मेरा हॉस्पिटल का खर्चा मेरे पेरेंट्स उठा रहे थे। मेरा पति कभी-कभी आकर मुझे देख लिया करता था। इस बीच मुझे खबर मिली थी कि मेरे देवर को एक लड़की से प्यार हो गया है और वह जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। वह लड़की बहुत अमीर परिवार की है। मेरा देवर उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। मेरी सास को पता चला कि वह लड़की बहुत अमीर परिवार की है, तो उन लोगों ने झट से उसकी शादी कर दी, क्योंकि अब यह लोग मेरे बजाय उस लड़की को टारगेट करना चाहते थे। अब मेरा देवर प्यार में अंधा हो गया था, इसलिए जल्द से जल्द शादी भी हो गई। उस लड़की को बता दिया गया था कि उसकी जेठानी अस्पताल में मौजूद है। सीढ़ियों से गिरकर चोट लगने की वजह से उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। वह कोमा में जा चुकी है। शादी के कुछ दिनों बाद मेरी सास ने अपनी छोटी बहू से भी उसके मायके से पैसे लाने के लिए कहा था और यह लड़की बड़ी शातिर थी। अगले ही दिन जाकर उसने अपने बाप से 5 करोड़ रुपए का चेक ले आई थी और अपने पति से कहने लगी, मैं तुम्हें एक शर्त पर यह चेक दूंगी, जब तुम्हारी माँ इस घर में नौकरानी बनकर सारे काम करेगी। तुम्हें तो वैसे भी यह पैसे अपने बिजनेस पर लगाने हैं। मुझे लग्जरी लाइफ देनी है, इसलिए हम तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ से अलग रहेंगे। ये बात सुनकर उसका पति भड़क उठा था। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी माँ अपने भाई को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो वह कहने लगी, एक काम करो, फिर यह चेक मुझे दे दो और मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो। मेरे देवर के पास यह बहुत अच्छा मौका था। वह लालच में आ गया था। उसे दिखाई दे रहा था कि उसके भाई की पत्नी ने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने उसको जख्मी कर दिया है। यही सोचते हुए मेरा देवर अपनी पत्नी की हर बात मानने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी माँ को घर में नौकरानी बना दिया था और अपने भाई को इन पैसों में से 1 रुपए भी नहीं दिया था। दूसरी तरफ मेरी देवरानी मेरे पति पर डोरे डालने लगी थी। वह उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी और उससे कह रही थी
कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो, अपनी माँ और अपने भाई को छोड़ दो, तो फिर मैं 5 करोड़ का चेक तुम्हें भी लाकर दूंगी। मेरा पति भी लालच में आ गया था और वह अब उस लड़की के लिए अपने छोटे भाई और माँ से झगड़ा करने लगा था। उसकी पत्नी उन दोनों से जैसा कहती वह वैसा ही किया करता था। मेरी देवरानी ने मेरी सास को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था, जबकि मेरे पति और उसके छोटे भाई में अब हर दिन झगड़ा होने लगा था। इन लोगों के साथ जैसे का तैसा हो रहा था। इधर मैं अभी भी कोमा में जाने का नाटक लगातार कर रही थी। इस बात को काफी दिन गुजर चुके थे। मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को यही लगता था कि मैं अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। यह लोग मुझे अस्पताल में भर्ती करने के बाद भूल गए थे, क्योंकि खर्चा तो यह लोग कोई कर ही नहीं रहे थे। और अब इन लोगों को ऐसा लगता था कि मेरी देवरानी उनके घर के पूरे माहौल को बदल देगी। जो काम मैंने नहीं किया, वह मेरी देवरानी कर देगी। मगर ऐसा कुछ नहीं था। वह लड़की इन लोगों को उनकी नानी याद दिला रही थी। वह अपने पति, जेठ और सास में फूट पड़वा चुकी थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ना जाने कैसे उन लोगों को उसकी चालाकी का पता चल गया और उन्होंने उसे पकड़कर उससे पूछा कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इसका मतलब यही है कि तुम हम सब लोगों को आपस में लड़वा रही हो, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से चेक वाली बात कर ली थी। तो उनको पता चल गया था कि एक ही चेक से वह दोनों को बेवकूफ बना रही थी। वह अपने जेठ के साथ भी अफेयर में थी और दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा करवा रही थी। सास को तो उसने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। दोनों भाई एक दूसरे से खूब झगड़ा करते थे। अपनी माँ को तो कोई अहमियत ही नहीं देते थे। इस तरह इन लोगों के घर में खूब हंगामे हुए। जब इन लोगों को उस लड़की की सच्चाई पता चल गई कि यह सबको मिलकर बेवकूफ बना रही है, तो उन्होंने उसके साथ भी वही करने की कोशिश की जो इन लोगों ने मेरे साथ किया था। मगर इस लड़की के साथ यह सब लोग उसकी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि यह पुलिस इंस्पेक्टर थी। जब डॉक्टर ने मेरी पूरी बात पुलिस को बताई थी, तो इन लोगों का राज जानने के लिए पुलिस ने पूरा प्लान बनाया था और इन लोगों की सच्चाई वह अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी एक लेडी कांस्टेबल को मेरी देवरानी को रिझाने के लिए कहा था। उसने मेरे देवर को अपनी खूबसूरत अदाओं से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और खूब जाहिर किया कि वह बहुत अमीर है। मेरे ससुराल वाले लालची तो थे ही, इसलिए वह उसके लालच में आ गए। जब वह घर आई, तो उसने एक-एक काम अपने प्लान के मुताबिक किया। उसने इन तीनों को एक दूसरे के बीच खूब लड़वाया और फिर इस तरह पता चल गया था कि ये लोग बहुत लालची हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जब यह लोग उस पर हाथ उठाने जा रहे थे, तभी पुलिस घर में चली गई और मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट कर लिया गया और उनको यह भी बता दिया गया कि अस्पताल में जाने के बाद यह सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मैंने सब कुछ बताया है। मेरे ससुराल वालों को तो यही लगता था कि मैं कोमा में जा चुकी हूँ और मैं उनको फंसाने की कभी कोई कोशिश कर ही नहीं सकती। मगर ऐसा नहीं था। मैं होश में थी और मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया था। डॉक्टर और पुलिस की हेल्प से मैं यहाँ सब कुछ पॉसिबल हो चुका था। ऐसे लोग जो लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए हमारे कानून में सख्त से सख्त सजा रखी गई है। इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था और कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी, क्योंकि यह लोग अपनी बहू को घर की बहू नहीं बल्कि समझ रहे थे, बल्कि नोट छापने वाली मशीन समझ रहे थे। और जो उनकी बात नहीं मानता, ये लोग उसकी इज्जत को बेचकर उससे पैसे ले लिया करते थे। अगर कोई माँ अपने बेटे को औरत की इज्जत करना सिखाए और उनको मेहनत करना सिखाए, तो शायद वह बेटे औरत का गलत इस्तेमाल ना करे। जब मेरी सास खुद ऐसी थी, तो उसके बेटे ऐसे क्यों नहीं होते? उन्होंने अपने बेटे को कभी मेहनत करना सिखाया ही नहीं था। फिलहाल आज इस बात को काफी समय गुजर गया है। मैं पुलिस प्रशासन की बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और वहाँ लेडी डॉक्टर जिन्होंने मेरी बात को तसल्ली से सुना और मेरे ससुराल वालों से झूठ बोला कि मैं कोमा में जा चुकी हूँ। मेरे घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की थी। अब मैं अपनी फैमिली के साथ अपने मायके में ही रहती हूँ और मैंने दोबारा जॉब करना शुरू कर दिया है। मैं अपनी इस कहानी से उन लड़कियों को जागरूक करना चाहती हूँ, जो शादी के बाद अपने ससुराल वालों के अत्याचार खामोशी से सहन करती रहती हैं। मैं जानती हूँ कि ससुराल में जाने के बाद लड़की अपने होठ सी लेती है। वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बेहद मजबूर कर दिया जाता है। जिस तरह से मुझे लोगों ने कैद में रखा था, मुझे इस घर से निकलने का कोई आइडिया नजर नहीं आया। मुझे इन लोगों की कैद से निकलकर बाहर की दुनिया में जाकर लोगों से मदद मांगनी थी। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए
अगर आप खामोशी से अपने ससुराल वालों के अत्याचार सहती रहेंगी, तो उन लोगों को अत्याचार करने का और बढ़ावा मिलेगा। ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने से तो अच्छा है इंसान शादी ही ना करे, क्योंकि शादी से पहले कुछ ससुराल वाले जैसे दिखाई देते हैं, शादी के बाद वैसे नहीं होते। इसलिए आप लोग जागरूक रहें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, अपनी जंग खुद लड़ें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।